नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज के समय में बदमाशों ने तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हुए आम जनता को ठगने और अपराध करने के नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं। साइबर फ्रॉड अब केवल पैसे की ठगी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों के दिमाग और भावनाओं से खेलने का एक खतरनाक खेल बन चुका है। कभी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर तो कभी फर्जी जांच एजेंसियों का डर दिखाकर अपराधी लोगों को मानसिक दबाव में डाल देते हैं, जिससे वो घबराकर बिना सोचे समझे उनकी बातों में आ जाते हैं। ये ठग इतनी चालाकी से पूरी साजिश रचते हैं कि पढ़े लिखे और समझदार लोग भी उनके जाल में फंस जाते हैं। फोन कॉल, वीडियो कॉल, फर्जी दस्तावेज और लगातार निगरानी का भ्रम पैदा कर वो पीड़ित को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। और इसी के चलते कई बड़े केस सामने आए हैं, जिसमें यूपी पुलिस की एक्टिवनेस ने इनको सबक सिखाने के लिए बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। तो क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। साइबर फ्रॉड का नया जाल, डर और दबाव बनाकर ठगी। यूपी एसटीएफ ने दरोगा और होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान टेलीग्राम के जरिए से ठगी के मामलों में 2 आरोपियों अमन कुमार और निखिल ठाकुर को मुजफ्फरपुर बिहार से गिरफ्तार किया है। दोनों मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। एसटीएफ के अनुसार यूपी पुलिस में उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए 14 और 15 मार्च को हुई लिखित परीक्षा के दौरान एक गिरोह ने टेलीग्राम चैनल के जरिए ठगी पेपर लीक होने का दावा कर ठगी का प्रयास किया था। एसटीएफ के उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह और उनकी टीम ने शुक्रवार को मामले में वांछित आरोपी अमर को बिहार से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अमन ने बताया कि उसने अपने साथी सूर्यांश के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले टेलीग्राम चैनल पर पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी करते थे। टेलीग्राम पर यूपीएसआई एग्जाम पेपर के माध्यम भी ऐसा ही प्रयास किया गया था। ठगी की रकम को वसूलने के लिए अमन के बैंक खाते का इस्तेमाल होता था। मामले में लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसे ही बीते दिनों हुई होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान टेलीग्राम के माध्यम से ठगी करने के मामले में निखिल ठाकुर को भी मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया। वो बिहार में पकड़ा गया है। आरोपी निखिल ठाकुर ने पूछताछ में बताया कि वो अपने साथी सिद्धार्थ मिश्रा के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षा में पूर्व टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लोगों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी करते थे। दोनों यूपीआई आईडी और बार कोड जारी कर ठगी की रकम वसूलते थे। सिद्धार्थ ने क्यूआर कोड जारी किया और वर्चुअल नंबर से चैनल बनाया था। इस मामले में भी लखनऊ की हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज था। डिजिटल अरेस्ट का झांसा, मानसिक खेल से लूट। आज के डिजिटल दौर में साइबर फ्रॉड बहुत तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा है और इसका हर उम्र और हर वर्ग के लोगों पर असर पड़ रहा है। पहले जहां ठगी के तरीके सीमित थे, वहीं अब इंटरनेट, स्मार्टफोन, ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल ने अपराधियों को नए मौके दे दिए। ठग अब फोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। वो खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस, कुरियर एजेंट या किसी सरकारी संस्था का कर्मचारी बताकर लोगों का भरोसा जीतते हैं और फिर उनसे ओटीपी, बैंक डिटेल या पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। आगरा में साइबर ठगों ने पुलिस और ईडी अधिकारी बनकर 75 साल की रिटायर्ड शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया। 5 दिन तक मानसिक दबाव बनाकर उनसे 84 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। तो क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। वरिष्ठ नागरिक बन रहे टारगेट, डेटा लीक से चुनते हैं शिकार। आतंकी संगठन के लिए करोड़ों की फंडिंग करने का काम किया है। इस तरह के शब्द अपनाकर लोगों को ठगी के जाल में फंसाया जा रहा है। तुम्हारे खाते में रकम आई, हम लोगों के पास सारे सबूत हैं, तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, ये बोलकर उस शिक्षिका को फंसाया गया। जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। कभी पुलिस तो कभी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी बनकर रिटायर्ड शिक्षिका को कॉल किया गया। उन्हें 5 दिन डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधियों ने खाते में 84 लाख रुपए जमा करा लिए। शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ये कोई पहला मामला नहीं।
पहले भी न्यू आगरा क्षेत्र की एक शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी की गई थी। पीड़िता रूपा बल दयाल बाग की रहने वाली है। उनकी उम्र 75 साल है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो एक कंपनी की ओर से संचालित स्कूल में शिक्षिका थी। 14 अप्रैल को व्हाट्सएप पर अनजान नंबरों से वॉइस और वीडियो कॉल आए। कॉल करने वाले कभी खुद को मुंबई पुलिस वाला बताते थे तो कभी सीबीआई का अधिकारी। नौकरी और घर के बारे में जानकारी ली। कहा कि अपना आधार कार्ड दो, इस आधार कार्ड से खाता खुला है, इसमें रकम जमा कराई गई है। धमकाया कि आतंकवादी फंडिंग के मामलों में शामिल पाए गए। खातों में अवैध तरीके से पैसे की लूट मची हुई थी और पैसा मंगाया जा रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ। अगर कार्रवाई से बचना है तो जैसा पूछा जा रहा है वैसे बताती चले। अगर बचने की कोशिश की तो पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देगी। रूपा बल का बेटा घर से बाहर रहता है। पति की मृत्यु हो चुकी है और कॉल आने के बाद वो काफी डर गई। आरोपियों ने उनसे कहा कि घर से बाहर मत निकलना, पुलिस की पूछताछ के बारे में किसी से बात मत करना। अगर किसी को बताया तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। आरोपियों ने 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक उन्हें कई बार वीडियो और वॉइस कॉल किए। कई बार में 84 लाख रुपए अलग अलग खातों में जमा करा लिए गए। वीडियो कॉल पर ठग वर्दी में बात करते थे। पुलिस के मुताबिक ये तो अवैध प्रक्रिया है जिसमें आपराधिक गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा किया जाता है। आतंकवाद, ड्रग्स की तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के मामले आते हैं। काले धन को वैध वित्तीय प्रणाली के माध्यम से घुमाया जाता है ताकि वो सही कमाई जैसा दिखने लगे। इसमें देश की बड़ी जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है। खातों में हुए अवैध धन के लेन देन के बारे में पता किया जाता है। साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं को अंजाम देने के लिए 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शिकार बना रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोग विभागीय कर्मचारियों की मदद से लोगों का डेटा निकाल रहे हैं। जिन लोगों के खातों में अधिक रकम होती है उनको कॉल करते हैं। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर रकम जमा कर लेते हैं। कई बार लोग फोन काट देते हैं तो कुछ लोग जाल में फंस जाते हैं। शिक्षिका से भी रकम लेने के लिए उन्हें बताया गया कि जो रकम ली जा रही है वो सरासर गलत है, वो जांच के बाद वापस कर दी जाएगी। इस वजह से शिक्षिका ने रकम जमा कर दी। डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर फोन पर गिरफ्तारी का डर दिखाया जाए तो समझ जाइए कि वो ठग है। तुरंत कॉल काट देना चाहिए। धोखाधड़ी हो तो तत्काल 1930 नंबर पर कॉल करें। नजदीकी थाने पर जाएं, साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराएं। क्यूआर कोड और यूपीआई से ठगी, वर्चुअल नंबर से ऑपरेट गैंग। कई बार इनाम जीतने, केवाईसी अपडेट या अकाउंट बंद होने जैसे झूठे बहाने बनाकर लोगों को जल्दबाजी में फैसला लेने पर मजबूर किया जाता है। साइबर अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत उनका तरीका है जिसमें वो सीधे पैसे नहीं मांगते बल्कि पहले व्यक्ति के दिमाग और भावनाओं पर पकड़ बनाते हैं। यही वजह है कि पढ़े लिखे और जागरूक लोग भी इनका शिकार हो रहे हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है वैसे वैसे साइबर फ्रॉड के तरीके भी और ज्यादा चालाक और खतरनाक होते जा रहे हैं, जिससे बचने के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी एक्टिव और सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने तकनीकी स्तर पर भी कदम उठाए हैं। पुलिस को आधुनिक सॉफ्टवेयर और ट्रैकिंग सिस्टम दिए गए हैं जिससे साइबर अपराधियों की लोकेशन, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। कई मामलों में तेजी से कार्रवाई करते हुए खातों को फ्रीज किया जा रहा है ताकि पीड़ित के पैसे को बचाया जा सके। सरकार का जोर इस बात पर भी है कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आसान हो और इसीलिए हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन पोर्टल को ज्यादा एक्टिव किया गया है। कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है कि साइबर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो और आम जनता खुद भी सतर्क रहकर ऐसे अपराधों से बच सके। साइबर फ्रॉड आज के समय की एक बड़ी समस्या बन चुका है और इससे बचने के लिए हर किसी को सतर्क रहना जरूरी है। अपराधी लोगों को डराकर, लालच देकर या जल्दबाजी में फैसला लेने पर मजबूर करके ठगी करते हैं। जिस तरह अपराधी नए नए तरीके अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, उसी तरह आम जनता को भी जागरूक रहने की जरूरत है। सरकार और पुलिस अपनी तरफ से लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे अपराधियों के मंसूबे को पूरी तरह से फेल कर रही है। कहा जा सकता है
कि साइबर फ्रॉड केवल कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं, सामाजिक जागरूकता की भी परीक्षा बन चुका है। जिस तेजी से अपराधी नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, उसी तेजी से लोग भी सतर्क हैं, समझदार बन रहे हैं। किसी भी अनजान कॉल, संदेश या लालच भरे ऑफर पर तुरंत भरोसा करने की बजाय सोच समझकर कदम उठाना जरूरी हो गया है। डर और जल्दबाजी ही ठगों का सबसे बड़ा हथियार है। अगर समाज जागरूक रहेगा, सही समय पर शिकायत करेगा, तो न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी इस जाल में फंसने से बचा सकते हैं। साइबर सुरक्षा अब विकल्प नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी बन चुकी है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।